नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएल TG2 का दोस्तों कंप्यूटर पार्ट सॉल्यूशन हम कर रहे थे। 28 मार्च 2021 मॉर्निंग शिफ्ट यानी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। TG2 टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का पेपर है। कंप्यूटर पार्ट को दोस्तों हम इसमें सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। लगभग इसमें 50 प्रश्न जो थे उनमें से 23 से 24 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ और आज बचे हुए सारे इसमें हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कुछ नया आप ज़रूर सीखेंगे, इसलिए कंप्लीट इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर कर दीजिए और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इस पेपर की PDF डाउनलोड करना चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। और लास्ट वीडियो में देखो ये 23वां क्वेश्चन हमने उसमें किया था। आज हम 24वें क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है आपसे कि ईमेल किसी को लिखते समय या भेजते समय आप निम्न में से कौन सा जगह ऐसा है जिसको खाली नहीं छोड़ सकते। बहुत सिंपल सा है दोस्तों। देखो सब्जेक्ट में क्या होता है कि हम एक तरह से संक्षिप्त विवरण देते हैं उस ईमेल के बारे में, राइट। तो अगर सब्जेक्ट ना भी लिखें तो काम चलेगा, क्योंकि डिटेल हमने उसमें मेल में मैसेज के रूप में लिखा हुआ है। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, और ये तब होता है जब हम एक मेल को एक से ज़्यादा रिसीवर को सेंड करते हैं और हम ये चाहते हैं कि एक दूसरे को ये पता लग सके कि ये मेल उनके अलावा और किस किस को गया। BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी हम एक से अधिक को ये मेल सेंड तो कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे को पता नहीं लगे कि इसके अलावा ये मेल और किस को गया। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब यही होता है कि प्रत्येक के पास ईमेल जाएगी लेकिन वो देख नहीं पाएंगे कि इनके अलावा और किसके पास मेल गया। तो इनको भी कोई ज़रूरी नहीं है, एक से ज़्यादा को अगर नहीं भेज रहे हैं तो CC में खाली छोड़ सकते हो। दोस्तों 2 का मतलब होता है प्राप्तकर्ता कौन है। आप ईमेल भेज किसे रहे हैं ये ज़रूरी है। जब तक आप 2 में किसी का एड्रेस नहीं लिखेंगे तब तक ये मेल किसको जाना है ये तय नहीं हुआ। तो किसी भी कंडीशन में हमारा जो 2 नाम का फील्ड होता है ना, जिसमें कि जिसको भेज रहे हैं उसका पता यानी रिसीवर का एड्रेस उसमें होता है, वो लिखा जाना बहुत ज़रूरी होता है। D उत्तर होगा। 2 फील्ड को आप खाली नहीं छोड़ सकते। अगला सवाल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में एक वैलिड स्पेस लाइन नहीं है या वैलिड स्पेस देने का ऑप्शन नहीं है। किसमें? पैराग्राफ में। देखो पैराग्राफ ऐसे चलता है कि आपने एक लाइन लिखी, फिर जैसे ही आप एंटर वाला बटन दबाते हैं तो आप नीचे वाली लाइन में आ जाते हैं, या सीधे ही अगर आप बात करें एक लाइन पूरी होने के बाद ऐसे लिखते लिखते आप दूसरी लाइन में आ जाते हैं। तो ये जो इन लाइंस के बीच में स्पेस है ना, इनके बीच में स्पेस कितना कितना हो सकता है। तो आप पैराग्राफ पर अगर क्लिक करेंगे, उसके बाद लाइन स्पेसिंग पर जब क्लिक करेंगे दोस्तों, ये कुछ फीचर ऐसे होते हैं जिनको आप प्रैक्टिकली थोड़ा सा अगर करके देख लें तो ज़्यादा याद रहेगा। यानी आप हो सके तो किसी लैपटॉप में या किसी कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लीजिए ताकि ये आपको इंश्योर हो जाए। क्या क्या होता है वहाँ पर देखिए। एक लाइन का जगह छोड़ने का ऑप्शन वहाँ आपको मिल जाएगा, 2 लाइन का जगह छोड़ने का स्पेस आपको मिल जाएगा, 1.5 लाइन का जगह भी मिल जाएगा, लेकिन इतना ऑप्शन नहीं मिलेगा कि 3 लाइन की जगह जगह छोड़ सको। यानी ये गैप रख सकते हो आप, इसकी जगह ये वाला गैप भी रख सकते हो और इतना बड़ा गैप भी रख सकते हो। ये सिंगल, ये 1.5 और ये डबल। मतलब दूसरी लाइन जब स्टार्ट होती है तो दूसरी और पहली लाइन के बीच में गैप कितना रखना है आपको। और ये तब सेट करते हैं जब हमें कोई पेपर पे डाटा सीमित करने हो। हम चाहते हैं कि एक ही पेज पर वो सारी जितने भी हमारा मटेरियल है वो प्रिंट आउट निकल जाए। इसके लिए कई बार हम सेट कर लेते हैं उसको, है ना। ट्रिपल वाला जो है अपने पास अभी कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो B ऑप्शन एकदम सही रहेगा।
सवाल नंबर 26वां आपके सामने है। देखो क्या कह रहा है आपसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्न में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो दिनांक और समय से संबंधित फंक्शन नहीं है। देखो मैंने बताया था आपको कि पिछली बार माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शन और फॉर्मूला के बहुत सारे सवाल आए थे। इनको भी एक बार आप फॉर्मूला अगर अप्लाई कर करके देख लेवें तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे से आपको याद रहेगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, मिनट, मंथ और डेट, ये तीनों फंक्शन सही है। इनके अलावा एक और होता है, बराबर का निशान लगाओ, नाव लिखो और ब्रैकेट बंद कर दो। ये भी दिनांक और इसके लिए वैलिड है। तो इनमें क्या क्या चीज़ें शो होगी देखो मैं बताऊं। अगर आप डेट वाला फंक्शन अप्लाई करेंगे तो केवल आपको आज की तारीख लिखेगा वो। अगर आप मंथ वाला अप्लाई करेंगे तो वो महीना लिखेगा, और मिनट वाला लिखेंगे तो वो समय दर्शाएगा। लेकिन अगर आप नाउ वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो वो आपको अब वर्तमान समय और दिनांक दोनों लिखेगा। इसके अलावा एक और होता है, ब्रैकेट स्टार्ट करें और टुडे लिखें तो वो केवल आज की दिनांक लिख देगा पूरी कंप्लीट। ठीक है, तो ये सारे वैलिड फंक्शन हैं। क्वार्टाइल नाम का कोई वैलिड फंक्शन इसमें नहीं है। देखो आपको क्या याद होना चाहिए कि ये किसका फंक्शन है, ये किसका फंक्शन है। तो ऐसे में भी आप जो है वो ऑप्शन को इजीली पहचान पाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं होता है ना कि जो क्वेश्चन पूछा है वही आपको आता हो। आप क्रॉस मार्क कर दीजिए कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या ये इसका है, ये इसका है, तो आंसर अपने आप आ जाएगा। देखो अगला सवाल, एक्सेल की जो वर्कशीट होती है उसमें डिफ़ॉल्ट रूप से टेक्स्ट की अलाइनमेंट कहाँ होती है। देखो स्प्रेडशीट जो होती है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है ना, उसमें बनी फाइल को वर्कबुक बोलते हैं। और वर्कबुक में जो प्रत्येक पेज होता है उसे वर्कशीट बोला जाता है। इस वर्कशीट में सेल होते हैं जो रो और कॉलम के कट ऑफ पॉइंट से बनते हैं। जो टेक्स्ट होता है वो तो इस तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है, यानी यहाँ सब में बराबर रहेगा और आगे पीछे हो सकता है जो कि दूसरी साइड में। ठीक है, इसको बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। तो ये तो इसका हो गया। अब आप ध्यान रखना कि अगर पेपर में आपसे पूछा जाए न्यूमेरिकल का, यानी अंकों का अलाइनमेंट कैसे होता है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट राइट साइड से होता है। यानी सेल में अगर आप लिखेंगे तो सेल यहाँ से लिखना शुरू करेगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट की अलाइनमेंट लेफ़्ट साइड में, न्यूमेरिकल की अलाइनमेंट राइट साइड में होती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों याद रखें प्लीज़। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड जरूर करना। ऐप में कंप्लीट पेड कोर्स अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे ले सकते हैं। फिर भी ऐप में हम फ्री मंडे को टेस्ट लेते हैं, हर मंडे को फ्री में, तो वो आप अटेंड जरूर कर सकते हैं। अगला सवाल देखो, रोम का कौन सा प्रकार नहीं है। रीड ओनली मेमोरी पूरा नाम होता है। देखो डी रोम नाम से नहीं होता, डी जो है वो रैम का प्रकार है, पूरा नाम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसके अलावा दूसरा जो इसका प्रकार होता है वो एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। बाकी प्रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई रोम का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामल, और इसी तरह से ई प्रोम भी होता है। तो ये तीनों रोम के प्रकार है, जबकि डी रोम का प्रकार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जो है उसमें आईसी का इस्तेमाल कर लिया था, तो आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट या इंटीग्रेटेड चिप होता है, ध्यान रखना। ठीक है, कई जगह चिप शब्द भी लिख देते हैं, लेकिन आगे जो है वो इंटीग्रेटेड ही होना चाहिए, है ना। जैसे बी में देखो इन्वर्टेड चिप लिख दिया तो वो गलत हो गया। और आईसी पर लगते क्या है, तो एक आईसी पर कहते हैं कि हज़ारों ट्रांजिस्टर लग सकते हैं, इसीलिए तो इसे माइक्रो प्रोसेसर का रूप दिया। सेकंड जनरेशन से इसका जो काम करने का तरीका है वो फास्टेस्ट था। ठीक है, इन जनरेशन वाले में आप हो सके तो भाषाओं का भी ज़रूर साथ में ध्यान रखें कि किस जनरेशन में कौन सी भाषा का इस्तेमाल हुआ था। अगला सवाल देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में गलत स्टेटमेंट पहचान करनी है, सुनते जाना। सबसे पहला, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो डॉक्यूमेंट होता है उसका नामकरण हम कई बार चेंज कर सकते हैं,
बिल्कुल कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम उसे रीनेम कर सकते हैं, यानी जब जब हम चाहें, जितनी बार चाहें उसका नाम बदल सकते हैं, नो डाउट बदल सकते हैं। पहले सी ऑप्शन पर आइए। पैराग्राफ में केवल एक सेंटेंस हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, एक अकेला सेंटेंस हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। चौथा ऑप्शन कह रहा है डॉक्यूमेंट कैन हैव मल्टीपल टेबल, यानी एक डॉक्यूमेंट में एक से अधिक टेबल हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है, जितनी ज़रूरत है उतनी टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें इसकी परमिशन देता है। ऑप्शन नंबर 2 पर आइए, क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक डॉक्यूमेंट में अनिवार्य रूप से एक ड्रॉप कैप होगा, तो दोस्तों ये गलत है। ड्रॉप कैप होना अनिवार्य नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ ड्रॉप कैप होता है क्या। ड्रॉप कैप होता है कि पहला जो एक अल्फ़ाबेट होता है ना वो बड़ा हो। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ UPPCL TG2, तो वो क्या करेगा, यहाँ लिखेगा U और फिर UPPCL और TG2, यानी 2 लाइन के बदले में पहला जो है आपका एक ही लेटर चलता रहेगा। तो ज़रूरी नहीं है आप ड्रॉप कैप किसी डॉक्यूमेंट में लगाएं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनमें ड्रॉप कैप नहीं भी होता है। ड्रॉप कैप बहुत रेयर चांस में ही देखने को मिलते हैं। सामान्यतः ड्रॉप कैप का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते हैं हम। अगला सवाल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में कौन सी फंक्शन की प्रेस करें जो सेव एज डायलॉग बॉक्स को खोल दे। सेव एज क्या होता है, पहले से सेव की गई फाइल को दोबारा सेव करना। पेपर में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि आप सेव एज करते समय क्या क्या कर सकते हो। दोस्तों हम सेव एज करते समय फाइल की लोकेशन बदल सकते हैं। मतलब पहले से वो मान लीजिए कि सी प्रोग्राम में सेव है, हम उसे डी फाइल में सेव करना चाहें तो वहाँ सेव हो जाएगी, या वो डेस्कटॉप में सेव है, हम उसको डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाहें वहाँ हो जाएगी। दूसरा, हम फाइल का नाम भी बदल सकते हैं। एक जगह पर एक नाम से सेव है, दूसरी जगह पर दूसरे नाम से भी हम उसे सेव कर सकते हैं। यानी लोकेशन बदल सकते हैं, नाम बदल सकते हैं। डायरेक्ट आप अगर फंक्शन की नंबर 12 यानी F12 अगर प्रेस करेंगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जहाँ लोकेशन सेव कर सकते हो, फाइल का नाम सेलेक्ट कर सकते हो। अगला सवाल दोस्तों IP एड्रेस पर है। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो लगते हैं ना आजकल, उनके बारे में कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है, पहचान कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल IP4 जो होता है ना उसका आकार 32 बिट का होता है, तो ये बिल्कुल सही है, 32 बिट का होता है, ठीक है। और IP4 का जो एड्रेस होता है उस पर डेसिमल डॉटेड नोटेशन जो है ना वो दर्शाया जाता है। जैसे IP एड्रेस की पहचान क्या है, 100.200.98, तो पहचान हो जाती है कि ये IP एड्रेस है। यानी दशमलव संख्या का उपयोग होगा उसमें और डॉट भी कहीं ना कहीं लगा होगा, ठीक है। डेसिमल संख्या में 0 से लेकर 9 तक अंक हो सकते हैं, ठीक है। तो 0 से 9 अंकों के बीच में कोई भी अंक काम में ले और उनके बीच में डॉट लगाया हुआ हो तो वो IP एड्रेस जो है वो सही माना जाएगा। यानी फ़िलहाल के लिए दोनों स्टेटमेंट इसके सही है, हमें दोनों उत्तर सही के साथ ही जाना होगा। अगला सवाल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट के फ़ॉन्ट स्टाइल को इटैलिक बदलना है, कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। बहुत शानदार और आसान क्वेश्चन है। ए ऑप्शन देखिए, यू है, ये आपके द्वारा सेलेक्ट किए गए उस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन कर देगा, जैसे यूँ। Alt+I किसी का नहीं होता है। Ctrl+B जो है वो सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा। बोल्ड का मतलब है उसको थोड़ा सा डार्क बना देगा, ऐसे मान लो यूँ, ठीक है। जैसे ये दोनों बी में अंतर आप देख रहे हो ना, ये डिफरेंस। और Ctrl+I जो है वो उसको क्या करेगा, इटैलिक बना देगा। इटैलिक में क्या होता है, थोड़ा सा तिरछा लिखा जाता है बस, ठीक है। साधारण भाषा में बोलें तो इटैलिक जो होता है उसमें वर्ड की जो फ़ॉन्ट की स्टाइल होती है वो थोड़े से तिरछापन लिए हुए होती है, ठीक है। अगला सवाल देखो, 4 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, तो फिर 4 में कितना होता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4096 हो जाएंगे। इससे आसान तो आपको
क्या ही कोई क्वेश्चन मिलेगा पेपर में। माय डियर, अगला सवाल देखो। टीसीपी और आईपी का पूरा नाम पूछा यार, कितना शानदार क्वेश्चन है और ये ना जाने मैंने कितनी बार करवाया था एग्ज़ाम से पहले। दोस्तों कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चन आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाइए और उन्हें अटेंड कीजिए। वीडियो वर्ष 2021 यूपीपीसीएल TG2 को टारगेट करते हुए ही बनाए गए थे, इसलिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनमें है। मैं आज भी विश्वास दिला सकता हूं कि काफ़ी कुछ वो आपको नया सिखाएंगे। चलिए अगला सवाल देखो। टीसीपी का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोनों इंटरनेट के प्रोटोकॉल है और डेटा ट्रांसमिशन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि एक कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। दो दिए हुए, दोनों सही है या एक सही है बताना है। पहला सवाल कह रहा है कि एक जीमेल आईडी में एकल डॉट वर्ण हो सकता है, यानी पूरा एड्रेस आप लगा रहे हो और उसमें केवल एक ही डॉट आए, बिल्कुल सही है। और डॉट ना भी हो, जैसे मैं आपको बताऊं UPPCL TG2@gmail.com, इतना भी एक्सेप्ट हो जाएगा। और UPPCL.TG2@gmail.com ये भी सही है, यानी एक डॉट हो सकता है, नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है, और एक से अधिक डॉट भी हो सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट एक से अधिक डॉट एक साथ नहीं आ सकते, जैसा कि सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि लगातार दो या उससे ज़्यादा डॉट नहीं आ सकते, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हाँ, पूरे एड्रेस में दो या अधिक डॉट हो सकते हैं, लेकिन लगातार नहीं होने चाहिए। एकल डॉट हो भी सकता है, ना भी हो तब भी चलेगा। दो या दो से अधिक डॉट भी हो सकते हैं, यानी कितने भी डॉट हो सकते हैं, बट लगातार नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखें ना। तो दोनों स्टेटमेंट सही है इनके। चलिए अगला सवाल देखिए भाई। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्न में से कौन सा एक वैध फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला बराबर के निशान से स्टार्ट होना चाहिए, वो वैध माना जाएगा, राइट। ठीक बात है गुरुजी। पहले में बराबर का निशान नहीं है, सही नहीं होगा। तीसरे में दो बराबर के निशान हो गए, सही नहीं है। ठीक है, दो बराबर के निशान हो गए, सही नहीं है। अब देखिए चौथा जो आप देख रहे हैं उसमें क्या हुआ कि बराबर का निशान तो एक ही है ना, ध्यान से समझना। डी ऑप्शन गलत कैसे हो गया दोस्तों। यहाँ पर जो सेल का एड्रेस लिखा है ना इन्होंने, वो एब्सोल्यूट एड्रेस लिखना चाह रहे थे, बट इनसे गलती क्या हुई। ठीक है, एब्सोल्यूट में गलती ये हुई है कि इस फंक्शन को देखिए, यहाँ तो इन्होंने सही लिखा, लेकिन यहाँ पर देखिए डॉलर वाला निशान जो है वो बाहर लगा दिया। दरअसल कॉलम के दोनों ओर ही डॉलर का निशान होना चाहिए, वो वैलिड माना जाता है। तो इसमें यहाँ गलती कर दी उन्होंने। इसको देखो आप, मैं थोड़ा दोबारा दिखाऊँ आपको, ये देखो, तो यहाँ गलती कर दी इन्होंने, इसलिए इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। बस किसी और ऑप्शन के साथ जाने की आपको ज़रूरत है ही नहीं। अगला सवाल 38 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के अलग अलग प्रकार के काम को समान एक्यूरेसी के साथ करने की क्षमता है। वर्सेटिलिटी बोलते हैं इसको, यानी अलग अलग काम है लेकिन एकदम एफिशिएंसी के साथ करता है। चाहे इंटरनेट का यूज कर लो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज कर लो, तो इसको कहते हैं ना वर्सेटाइल एक्टर है या वर्सेटाइल इंसान है। मतलब कोई भी काम करवा लो, चाहे अच्छे से करता है हर काम को, वर्सेटाइल उसी को बोलते हैं। अगला सवाल, शॉर्टकट की का उपयोग करना है विंडो सिस्टम को लॉक करने के लिए, तो विंडो के साथ L प्रेस कर दो, लॉक हो जाएगा। विंडो बटन ऐसे बना होता है ना कीबोर्ड पे, अपने AC में 3 वो साइन वेव वाला निशान होता है ऐसे, ये विंडो का है। इसको प्रेस करो और इसके साथ साथ कीबोर्ड से L बटन को प्रेस कर दो, विंडो लॉक हो जाएगा। ईमेल के संदर्भ में POP का पूरा नाम पूछ रहा है, ये देखो अभी करवाया, ये मैंने पिछली बार करवाया हुआ है। दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और कंप्यूटर पढ़िए, उन्हीं में से आया था। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है इसका, इसके अलावा एक और होता है जिसको IMAP 3 बोलते हैं ना, ये ईमेल के प्रोटोकॉल होते हैं, ध्यान रखना, POP और IMAP। IMAP और POP इनमें से एक जो है वो बिजनेस का मेल होता है और एक पर्सनल मेल होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में लेफ़्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई क्या है। दोस्तों मैं इसको जब ये पहले दिन
इसके क्वेश्चन करवाए थे ना, तब मैंने बताया था। ये अलाइनमेंट के प्रकार होते हैं। लेफ़्ट का Ctrl+L होता है, राइट का R, सेंटर का E और जस्टिफाई का J। ये इनकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में, ठीक है। 4 प्रकार के होते हैं। अब आते हैं मार्जिन पर। तो मार्जिन होते हैं लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम। और उसके अलावा मार्जिन का एक विशेष प्रकार होता है, उसे बोलते हैं गटर। पेज का ओरिएंटेशन है तो ये होते हैं 2 तरह के, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। याद आया सबको? लैंडस्केप और पोर्ट्रेट जो होता है वो कहलाता है आपका पेज ओरिएंटेशन। और पैराग्राफ मार्जिन नहीं, सॉरी पैराग्राफ क्या, पेज मार्जिन, बात एक ही है ना। मार्जिन जो होता है वो लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम होता है। खैर, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें 2-4 क्वेश्चन और भी सीखने को मिलेंगे। 8 बिट इनक्रिप्टेड कोई बाइनरी कोड है, उसमें कितने नंबर जनरेट किए जा सकते हैं? दोस्तों 8 बिट का मतलब होता है 2 × 2 × 2 8 बार। तो भैया इसको कैलकुलेट करके देख लो, 256 ही आएंगे। 2 × 2 × 2 8 बार करके देखिए, आपका उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल, ईमेल आईडी में कौन सा वर्ण सिर्फ एक ही बार आना चाहिए? ये देखो अभी किया था हमने थोड़ी देर पहले ही। @ सिंबल केवल एक बार होगा। डॉट, स्टार या डॉलर ये एक से ज़्यादा बार हो सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी पहले एक क्वेश्चन आया था तो मैं उसमें चर्चा आपके साथ कर चुका हूँ। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2016 में कौन सा मेनू टेबल, पिक्चर, शेप, न्यू स्लाइड शो, इंसर्ट करने का ऑप्शन दे रहा है? तो नाम से ही पता लग रहा है इंसर्ट करना है हमें। इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो ये सारे पैराग्राफ और डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगी। अगला सवाल, कीबोर्ड से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके गूगल क्रोम ब्राउज़र में जो लेफ़्ट टैब होती है, अंतिम टैब, उसको ओपन करना है। Ctrl+9 प्रेस करेंगे तो वहाँ चले जाओगे आप। ये क्या है, कीबोर्ड वाला ही होता है, ठीक है ना। नंबर यूज़ करने का तरीका ही है आपका। तो कीबोर्ड वाले जब आप नंबर यूज़ करेंगे तो वहाँ से भी आपको इसका पता लग जाएगा। अगला सवाल, 2 रो और 3 कॉलम वाली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल की बाय डिफ़ॉल्ट संख्या कितनी आएगी? 2 × 3 कर दो, है ना। रो × कॉलम जो होता है उसमें आपको टेबल्स की संख्या मिलती है। तो 2 और 3 है तो टोटल आपको 6 मिलेंगे। 4/5 का यूज करोगे मतलब 20 मिलेगी, ठीक है। सिंपल बेसिक फंडामेंटल मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना। और आगे देखो ये पूछ रहा क्वेश्चन, कौन सा IP एड्रेस वैलिड नहीं है? ठीक है, IP एड्रेस की एक पहचान होती है कि केवल नंबर होने चाहिए। अब देखो यहाँ तो सारे नंबर ही है ना, तो प्रॉब्लम यही है कि बीच में एक इनवैलिड इसमें डोटेशन आ गया, ठीक है। तो ये इनवैलिड डोटेशन कहलाएगा। लगातार एक जैसी संख्या का चल रहा था तो ये इसमें डोटेशन नहीं आ सकता। अगला, एक कंप्यूटर नेटवर्क पर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम जिसे यूज करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। जैसे अभी मैंने बताया FTP, तो ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। जो नियम निर्धारित किए जाते हैं उसे प्रोटोकॉल बोला जाता है। और अगला सवाल है कि पावर पॉइंट स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स के रूप में प्रदर्शित होने वाले सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट में Ctrl+A करेंगे, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। जितना भी टेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है Ctrl+A करो, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कोई मूवी की क्लिप इंसर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पावर पॉइंट में हम साउंड की क्लिप इंसर्ट कर सकते हैं। इन्होंने लिखा है नहीं कर सकते, गलत है। पावर पॉइंट में हम कोई भी फ़ोटो या इमेज लगा सकते हैं, कोई भी वीडियो क्लिप लगा सकते हैं, कोई भी ग्राफिक लगा सकते हैं, कोई भी ऑडियो या म्यूजिक लगा सकते हैं। तो सही स्टेटमेंट 1 नंबर ही हुआ ना, 2 नंबर स्टेटमेंट गलत हो गया। तो बस दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन इस पेपर के, और 3 पार्ट में इसको सॉल्यूशन कराया। लेकिन अगले पेपर जितने भी है ना, कोशिश करूँगा 25-25 क्वेश्चन का 2-2 वीडियो में सॉल्यूशन करवा दें। हो सके तो 50 क्वेश्चनों का ही एक में करवा दूँगा। बस आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा।